दोस्तों 350 सीसी रेट्रो स्टाइल मोटरसाइकिल्स की अगर आप बात करें तो ये एक ऐसा बाज़ार है जिसके ऊपर रॉयल एनफील्ड ने बहुत वक्त से कब्ज़ा करके रखा हुआ है। और ये बात मैंने पहले भी कही है कि ये जो मार्केट है ये फॉर द टेकिंग था, यानी कि किसी और मैन्युफैक्चरर के यहाँ पर आकर के इस मार्केट को ले लेने के लिए तैयार था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई बहुत ही सीरियस कोशिश किसी एस्टैब्लिश्ड मोटरसाइकिल मेकर द्वारा यहाँ पर इस मार्केट को हथियाने की नहीं गई। बजाज की जो एवेंजर है वो एक प्रॉपर्ली ग्रोन अप बड़ी कैपेसिटी वाली मोटरसाइकिल नहीं थी, क्रूज़र होने के बावजूद। और होंडा ने अब यहाँ पर जब CB350 हाइनेस को लेकर के आया तब हमने इसका एक वॉक अराउंड भी किया था, लेकिन उस वक्त हम आपको ये नहीं बता पाए थे कि ये चलती कैसी है, क्लासिक 350 या फिर जो नई मीटियोर आई है उसके मुकाबले ये कैसी है। तो इस मोटरसाइकिल को आज हमने बहुत ही अच्छे तरीके से चलाया। लगभग 300 किलोमीटर इसे चला लेने के बाद मैं आपके साथ इस गाड़ी के बारे में वो सारी चीज़ें शेयर कर सकता हूं जो शायद आप बहुत वक्त से जानना चाहते थे। और मैं आपका क्षमा प्रार्थी भी हूं क्योंकि ये मोटरसाइकिल जो है इसकी मीडिया बाइक्स अवेलेबल नहीं थी, तो मैं आपके साथ इस मोटरसाइकिल का एक विस्तृत रिव्यू शेयर नहीं कर पाया। बहरहाल बहुत सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ, लेकिन मैं आज यहाँ पर शुरुआत करूँगा उन चीज़ों के साथ जो मेरा अनुभव रहा है, इसका परफॉर्मेंस कैसा है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि सब्जेक्टिव होती हैं उनके साथ मैं आज शुरू करूँगा। तो ये सब शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि लगभग 350 सीसी एयर कूल्ड OHC इंजन के साथ ये जो मोटरसाइकिल है ये 21 PS की पीक पावर बनाती है 5500 RPM पर, और पीक टॉर्क अपनी 30 न्यूटन मीटर्स की बनाती है 3000 RPM पर। अब आप अगर जितने भी यहाँ पर एयर कूल्ड इंजन हैं, अगर आप यहाँ पर जावा को एक तरफ हटा दें जो कि लिक्विड कूल्ड इंजन है, तो उनमें सबसे ज़्यादा पावर यहाँ पर प्रोड्यूस होती है 21 PS की, और जो पीक टॉर्क है 30 न्यूटन मीटर्स की वो भी सबसे ज़्यादा। यही नहीं, ये जो इंजन है ये सबसे ज़्यादा लो रेविंग भी है, बहुत ज़्यादा हाई रेविंग इंजन नहीं है। तो इन सब चीज़ों का परिणाम क्या निकलता है ये जानने योग्य बात है। अब पावर एक तरफ है, लेकिन जो इस गाड़ी का वज़न है ये भी इस सेगमेंट में सबसे कम है। सिर्फ 181 यानी 181 kg के वज़न के साथ ये गाड़ी काफ़ी हल्की है, और बाकी सारी गाड़ियाँ अगर आप देखें तो इससे ज़्यादा भारी हैं। इनफैक्ट अगर आप इसे कंपेयर करें क्लासिक 350 के साथ तो वहाँ पर भी जो वज़न है काफ़ी अच्छा खासा है। अब इस हल्के वज़न के साथ और जो यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा पावर है उसके साथ इसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो आप में से बहुत सारे लोग जानना चाहते होंगे वो ये है कि इसकी टॉप स्पीड कितनी है। तो ये जो गाड़ी है ये 4th गियर में अपनी टॉप स्पीड ज़्यादा इजीली अचीव करती है। 5th गियर में अगर आपको इसकी टॉप स्पीड चाहिए तो आपको 4th गियर से ही आगे बढ़ के इसे एक स्लोप पर लेना होगा। 132 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीडो इंडिकेटेड टॉप स्पीड यहाँ पर आपको मिलती है। अब हालांकि ये इस तरह की एयर कूल्ड मोटरसाइकिल्स में सबसे ज़्यादा हाई टॉप स्पीड है, लेकिन उसके बावजूद जो यहाँ पर बड़ी विशिष्ट चीज़ है वो ये है कि रॉयल एनफील्ड की जो बीट थी, जो थंब थी, उसे आप ये मानिए कि ऑलमोस्ट होंडा ने चुरा से लिया है और उसे और भी बेहतर कर दिया है। आज की तारीख में इस सेगमेंट में जितनी भी मोटरसाइकिल्स हैं उनमें सबसे बेहतरीन एग्जॉस्ट साउंड इसी मोटरसाइकिल का है। और न सिर्फ एक लोअर डाउन द रेव रेंज जहाँ पर आपको जब आप एक लो स्पीड से एक्सेलरेट करते हैं जो एक थंप महसूस होता है, सिर्फ वही नहीं, लेकिन हायर एंड में भी इसका जो बीट है बड़ा ही डिस्टिंक्ट है। आपको अगर आप एक रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल चलाने के शौकीन हैं तो ये न सिर्फ आपको उस मोटरसाइकिल की याद दिलाएगी जो पुरानी रॉयल एनफील्ड थी, बल्कि शायद उस अनुभव को एनहांस भी कर दे अपने स्टॉक फॉर्म में। तो जो एग्जॉस्ट है यहाँ पर ये बड़ा बेहतरीन है, और ये मैं आपको ज़रा एक बार फिर से सुना देता हूँ कि इस एम्बिएंट वातावरण में, खुले वातावरण में कैसा महसूस होता है। अब लो एंड टॉर्क यहाँ पर बनता है, और इसके कारण जो इस गाड़ी की ट्रैक्टेबिलिटी है ये बहुत ही ज़बरदस्त है। बहुत ही लो स्पीड्स पर आप इसे हाई गियर्स में चला सकते हैं। 5th गियर में ये मोटरसाइकिल 40 किलोमीटर्स पर आवर से पुल करना शुरू कर देती है। 3rd गियर में ये मोटरसाइकिल 5th गियर में ये मोटरसाइकिल 40 किलोमीटर्स पर आवर से पुल करना शुरू कर देती है। 4th गियर में 35 किलोमीटर्स पर आवर, 3rd गियर में 25 किलोमीटर्स पर आवर, और 2nd गियर में अगर आप इसे चलाएंगे तो ये 15 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से बहुत आराम से पुल करती है।
इसके अलावा फ्यूल एफिशिएंसी जो है इसकी ARAI सर्टिफाइड कोई फ्यूल एफिशिएंसी प्रोवाइड नहीं करी गई है, लेकिन ये जो मोटरसाइकिल है कंसिस्टेंटली आपको 30 किलोमीटर पर लीटर से ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी देगी। अगर आप इसे हाईवे पर लगातार यहाँ पर जो इको मोड है उसमें चला पाएँ, जो कि मुश्किल है, लेकिन लगातार अगर आप इको मोड मेंटेन करते हैं तो ये जो फ्यूल एफिशिएंसी है 40 किलोमीटर्स तक भी पहुंच सकती है। सिटी में आपको बड़े आराम से 30 किलोमीटर्स पर लीटर मिल जाएगी और एवरेज एफिशिएंसी जो है वो आप लगभग 35 किलोमीटर्स पर लीटर तक की मेंटेन कर सकते हैं। मेरे ख्याल से 35 एक ऐसा नंबर है जो मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो एवरेज एफिशिएंसी अगर आप इसमें सब तरह का ट्रैफिक, सब तरह की यूजेबिलिटी मिला लें तो 35 किलोमीटर्स पर लीटर तक की फ्यूल एफिशिएंसी आपको यहाँ पर मिलेगी। अब इसके अलावा गियर स्पीड्स की भी बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट गियर में 50 किलोमीटर्स पर आवर तक की स्पीड पर पहुंचती है, सेकंड गियर में 78 किलोमीटर्स पर आवर, थर्ड गियर में 108 किलोमीटर्स पर आवर और फोर्थ गियर में ये अपनी जो टॉप स्पीड है वो अचीव कर लेती है 132 किलोमीटर्स पर आवर ऑन द स्पीडो, ये आपको लेकर के जाएगी। फिफ्थ गियर जो है ये एक ओवर ड्राइव सा है और फ्यूल एफिशिएंसी के लिए, हाईवे पर रिलैक्स्ड ड्राइविंग के लिए ये मोटरसाइकिल आपको फिफ्थ गियर में चलानी होती है। अदरवाइज अगर आपको एक्सेलरेशन चाहिए, टॉप स्पीड फटाफट अगर अटेन करनी है तो फोर्थ गियर में आप अटेन कर सकते हैं। दूसरी मोटरसाइकिल्स अगर आप कंपेयर करें मीटियोर या फिर बेनेली, तो वो 120, 122 पर जाकर के अटक जाती हैं। यहाँ पर आपको ज़रा टॉप स्पीड में एडवांटेज है। इसके अलावा आप में से बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते होंगे कि हाईवे पर ये जो मोटरसाइकिल है ये कंफर्टेबल किन स्पीड्स पर रहती है। तो यहाँ पर अगर आप देखने जाएँ तो 100, 105 पर ये मोटरसाइकिल कंफर्टेबल रहती है। उससे ऊपर ऐसा नहीं है कि ये मोटरसाइकिल जो है ये रेव नहीं करती है, लेकिन एक जो रिलैक्स्ड पेस है इंजन का वो आपको 100, 105 पे मिलेगा। उससे ऊपर आपको ऐसा लगेगा कि इंजन जो है वो ज़रा हसल हो रहा है, वहाँ पर आप इसे ज़्यादा पुश कर रहे हैं। और जो रेव हैप्पी नेचर है इंजन का वो यहाँ पर आपको जनरली जो होंडा मोटरसाइकिल में बड़ा ही कीन टू रेव इंजन मिलता है वैसा नहीं है, ये ज़रा लेज़ी इंजन है और इसका जो मिड रेंज है वहीं पर सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ आपको मिलती है। ऊपर जब आप जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि शायद ये जो पीक है उससे ज़रा नीचे रहना चाहता है। और अगर आप कीननेस टू रेव की ही बात करें तो मेरे ख्याल से जो रॉयल एनफील्ड का नया इंजन है मीटियोर में जो हमने देखा 350 सीसी इंजन, उसका रेव हैप्पी नेचर इससे ज़रा बेहतर है। वहाँ पर पीक पावर भी ज़रा हायर आरपीएम पर प्रोड्यूस होती है। ऐसा नहीं है कि ये अनरिफाइंड है, ये बहुत ही रिफाइंड इंजन है। कहीं पर भी किसी भी रेव रेंज में आपको किसी तरह के कोई वाइब्रेशंस नज़र नहीं आएंगे। यहाँ पर काउंटर बैलेंसर लगा हुआ है और बहुत खूबसूरती से ये इंजन सेटअप किया गया है। तो आपको कहीं पर भी ना हैंडल बार पर, ना सीट पर, ना टैंक पर कोई वाइब्रेशन महसूस होती है। ओनली टॉप ऑफ द रेव रेंज में थोड़ी बहुत बज़ आपको यहाँ पर महसूस होगी, लेकिन ओवरऑल बहुत ही रिफाइंड इंजन है। और इस तरह की मोटरसाइकिल्स में मेरे ख्याल से ये सबसे ज़्यादा रिफाइंड और सबसे ज़्यादा टॉर्की विद बेस्ट लो एंड टॉर्क आपको इंजन यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें, ब्रेकिंग यहाँ पर सामने 310 mm और पीछे 240 mm के डिस्क के साथ डुअल चैनल ABS के साथ आपको मिलती है। ब्रेकिंग बहुत ही रिएश्योरिंग है, आपको ब्रेकिंग के बारे में किसी तरह की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप टॉप स्पीड पर होते हैं तब भी ये गाड़ी बहुत रिएश्योरिंग लगती है। इसके अलावा यहाँ पर 166 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, जो सेगमेंट लीडिंग नहीं है लेकिन फिर भी सफिशिएंट है। बड़े बम्प्स के ऊपर भी बड़े आराम से आप निकल सकते हैं। सस्पेंशन आगे आपको ये चौड़े ट्विन फोक्स मिलते हैं और पीछे आपको गैस चार्ज्ड ट्विन सस्पेंशन मिलते हैं। ये 5 स्टेप एडजस्टेबल है। फिलहाल ये अपनी सॉफ्टेस्ट से एक सेटिंग कम पर है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये सस्पेंशन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये अगर एक रेट्रो स्टाइल्ड मोटरसाइकिल है तो बड़ी कंफर्टेबल या बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगी, तो वैसी नहीं है। यहाँ पर सस्पेंशन ज़रा फर्म साइड पर है और जब आप कॉर्नर्स पर इसे चलाते हैं तो डेफिनेटली इससे आपको एक रिएश्योरेंस मिलता है, लेकिन राइड जो है ज़रा फर्म साइड पर है। अनकंफर्टेबल है ऐसा मैं नहीं कहूँगा। जैसा हमने जब मीटियोर को चलाया था तो वहाँ पर दो चीज़ों के कारण, पहली बात एक स्टिफ सस्पेंशन के कारण और दूसरा वहाँ पर जो ख़राब राइडिंग पोजीशन है उसके कारण बैक जो है वो काफ़ी बुरी तरह से हर्ट हुई थी हमारी। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है। काफ़ी लंबे डिस्टेंसेस पर चला लेने के बावजूद भी यहाँ पर आपकी बैक हर्ट नहीं होगी। तो लॉन्ग डिस्टेंस राइडिंग के लिए ये मोटरसाइकिल काफ़ी ज़्यादा बेहतर है और इसका पहला कारण ये है कि सस्पेंशन मीटियोर से ज़्यादा बेहतर है। हालांकि ये भी फर्म है लेकिन अनकंफर्टेबल या बोन जारिंग नहीं है। और दूसरी चीज़, यहाँ पर जो राइडर ट्रायंगल है ये बहुत ही अच्छे से सेटअप किया गया है। ये एक रेट्रो स्टाइल्ड मोटरसाइकिल है, CB सीरीज़ से उभरी हुई है और जनरली इस तरह की मोटरसाइकिल्स में जो फुट पैक पोजीशन होती है आगे होती है, हैंडल बार भी ज़रा ऊपर होता है, लेकिन यहाँ पर इसे काफ़ी अच्छे से सेटअप किया गया है। हैंडल बार ज़रा क्लोज है, फुट पैक्स लगभग आपके हिप के नीचे ही हैं, ज़रा ही आगे हैं। तो जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है ये बड़ा कमाल का है और जब आप ख़राब रास्तों पर से गुजरते हैं तो अपना जो वेट है वो ट्रांसफ़र बड़ी इजीली कर सकते हैं इन दोनों कंपोनेंट्स पर, जिससे कि आपकी बैक के ऊपर आपको किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं आता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। लॉन्ग डिस्टेंस राइडिंग के लिए ये मोटरसाइकिल काफ़ी अच्छी है। आप
पेग्स को राइड कर सकते हैं काफ़ी आराम से। ख़राब रास्तों पर हालांकि आप इसे चला सकते हैं, ऑफ रोड भी इसे लेकर के जा सकते हैं, लेकिन ये मोटरसाइकिल ऑफ रोड कंफर्टेबल फील नहीं करती है, काफ़ी जिटरी ऑन द एज लगती है, काफ़ी भारी लगती है। तो अगर आप इसे ऑफ द रोड लेकर के जाने की सोच रहे हैं तो वहाँ पर ये मोटरसाइकिल आपको ऐसा लगेगा कि काफ़ी कंफर्टेबल नहीं है और काफ़ी स्ट्रगल कर रही है। ख़राब रास्तों को ये अपनी साइड में अच्छे से ले लेती है, लेकिन वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा कंपोज नहीं रहती है। तो अगर आप बहुत ही प्लश राइड की उम्मीद कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से शायद आप ज़रा डिसअपॉइंट हो। लेकिन जहाँ तक वेल पेव्ड रोड्स की बात है, माइल्ड एंडुलेशंस की बात है, वहाँ पर ये मोटरसाइकिल बहुत अच्छे से चलती है और हाईवेज़ पर ये बहुत ही रिलैक्स स्पेस पर आपको कंफर्टेबल रखती है। बहुत ज़्यादा ख़राब रास्तों पर थोड़ा जो नीचे का ख़राब सरफेस है वो ट्रांसलेट होता है और आपको ज़रा अनकम्फर्टेबल लगता है। इन सब चीज़ों के अलावा जो हैंडलिंग है वो बिकॉज़ इसका जो व्हील बेस है इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा लंबा है, ये मोटरसाइकिल बहुत ज़्यादा फ्लिकेबल नहीं लगती है, आप क्विकली इसे गिरा करके उठा नहीं सकते। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो इसे स्ट्रेट लाइन पर बहुत ज़्यादा सॉलिड स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, क्रॉसविंड्स में अच्छी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। लेकिन अगर आप इसे बहुत तेज़ी से फ्लिक करना चाहते हैं, शार्प टर्न्स पर जब आप इसे यूज़ करते हैं तो आपको ये ज़रा लेज़ी लगती है। लॉन्ग स्वीपिंग कॉर्नर्स पर ये काफ़ी कंफर्टेबल रहती है और साथ ही अगर आप इसे स्ट्रेट लाइंस पर चलाते हैं तो वहाँ पर भी ये काफ़ी कंपोज रहती है। हाईवे पर चलाते वक्त ये जो मिरर्स हैं ये यूजेबल हैं, टोटली अनयूजेबल नहीं है, काफ़ी स्टडी हैं, ईजिली एडजस्टेबल हैं, लेकिन ज़रा और वाइड होते तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर होता। दृश्य पीछे का आपको नज़र आता है, लेकिन थोड़ा और बेहतर ये मेरे ख्याल से हो सकते थे। तो ये भी एक ऐसी चीज़ है जो ज़रा बेहतर हो सकती थी। यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक मिलता है 15 लीटर्स का और लगभग 35 किलोमीटर्स पर लीटर की एवरेज एफिशिएंसी के साथ आपको यहाँ पर लगभग 500 किलोमीटर्स तक की रेंज मिलेगी, जो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी रेंज है। और अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस जाना चाहते हैं तो आपको बहुत जल्दी रिफ्यूल नहीं करना पड़ेगा। आगे और पीछे यहाँ पर टायर्स लगे हैं MRF के। व्हील साइजेस अगर आपको बराबर लग रहे हैं तो ये आपका दृष्टि भ्रम है। आगे टायर्स बड़े हैं, यहाँ पर 19 इंच व्हील्स आपको सामने मिलते हैं और पीछे आपको 18 इंच व्हील्स मिलते हैं। पीछे 130 सेक्शन टायर्स, आगे 100 सेक्शन टायर्स। ये टायर्स जनरली स्ट्रेट लाइन कंडीशंस के लिए बहुत अच्छे हैं, लॉन्ग स्वीपिंग कॉर्नर्स के लिए काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन अगर आप इसे एक हुलीगन की तरह यूज़ करना चाहते हैं, यानी कॉर्नर्स पर बहुत ज़्यादा फास्ट चलाना चाहते हैं, तो शायद आपको ज़रा निराशा हो। बट फॉर मोस्ट पार्ट ये टायर सफिशिएंट हैं। और इसके अलावा एक और ज़रूरी चीज़, 800 mm की सीट हाइट के साथ ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट राइडर्स को छोड़ करके मीडियम हाइट वाले राइडर्स के लिए ठीक है। मेरी हाइट 5 फुट 10 इंच है और मैं एग्जैक्टली अपने पैर फ्लैट आउट ज़मीन पर नहीं टिका पा रहा हूँ, लेकिन हील्स फिर भी आराम से टच हो रही हैं। तो अगर आपकी हाइट 5 फुट 6 इंच 5 फुट 7 इंच से ज़्यादा है तो आपको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। उससे अगर आप ज़रा नीचे हैं तो शायद आपको टिप टो करना पड़े और आपको ज़रा तकलीफ़ हो। बट 5 फुट 6 इंच से अगर आप ज़्यादा लंबे हैं तो आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ फाइनल डिटेल्स जो मैंने आपको पहले भी बताए थे वो मैं एक बार फिर से जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर आपको ऑल LED लाइटिंग मिलती है, राउंड क्लासिक स्टाइल हेडलैम्प है, यहाँ पर एक DRL का रिंग है, इसके चारों तरफ ब्लिंकर्स भी LEDs हैं। जो यहाँ पर फेंडर आप देख रहे हैं ये मेटालिक है और यहाँ पर आपको DLX और DLX Pro 2 वेरिएंट मिलते हैं, जहाँ पर कलर्स में ज़रा डिफरेंस है। DLX Pro जो है वहाँ पर आपको 2 टोन कलर्स मिलते हैं और DLX में आपको सिंगल टोन कलर मिलते हैं। दोनों ही वेरिएंट्स में 3 कलर्स अवेलेबल हैं। और यहाँ पर ये जो क्रोम एलिमेंट आप देख रहे हैं, डुअल हॉर्न्स जो देख रहे हैं, ये आपको DLX में नहीं मिलेंगे, सिर्फ DLX Pro में मिलेंगे। इसके अलावा ब्लूटूथ कनेक्टिविटी यहाँ पर आपको मिलती है और इसके अंतर्गत आपको एक ब्लूटूथ हेडसेट अपने फ़ोन के अंदर डालना होगा और ऑडियो कमांड्स के द्वारा आप यहाँ पर म्यूज़िक और नेविगेशन के साथ साथ कॉल जो है वो भी रिसीव कर सकते हैं। और उसके लिए आपको यहाँ पर ये कुछ कंट्रोल्स दिए गए हैं, ये आपको DLX वेरिएंट में ये कंट्रोल्स नहीं मिलते हैं। एक बहुत अच्छी चीज़ जो है यहाँ पर वो ये है कि आपको यहाँ पर फ्यूल एफिशिएंसी से रिलेटेड चीज़ें सारी देखने को मिलती हैं। गियर पोजीशन इंडिकेटर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है, ये देखिए यहाँ पर। और फ्यूल गेज के साथ साथ 2 ट्रिप मीटर आपको यहाँ पर नज़र आएंगे और एवरेज एफिशिएंसी, इंस्टेंटेनियस एफिशिएंसी के साथ साथ रेंज भी नज़र आती है। एक घड़ी है यहाँ पर और ये सर्विस रिमाइंडर आपको नज़र आ रहा है। टेल लाइट्स भी अगर यहाँ पर आपको देखेंगे तो काफ़ी सारे दे रखे हैं। यहाँ पर आपको साइड स्टैंड इंडिकेटर नज़र आ रहा होगा, ये इको मोड है, इंजन मेल फंक्शन, ABS और साथ ही ये होंडा सेलेक्टेबल टॉर्क कंट्रोल जो है यानी कि HSTC, उसका भी यहाँ पर एक आइकॉन नज़र आएगा। अब HSTC क्या है, यहाँ पर अगर आप स्लिपरी कंडीशंस में या फिर लो ट्रैक्शन कंडीशंस में चला रहे हैं तो गाड़ी जो है दोनों व्हील स्पीड्स को लगातार मेजर करती है, अंदर ECU तक वो सिग्नल्स जाते हैं। और अगर पीछे वाला व्हील जो है वो ज़्यादा फास्ट स्पिन कर रहा है यानी कि ट्रैक्शन लूज़ कर रहा है तो टॉर्क जो है वो कट हो जाती है और
जो स्लिपेज के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। इसका डेमो भी आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नज़र आ जाएगा। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये ज़रा सेफ्टी के लिए बनाई गई है। इसका मतलब ये भी है कि आप इस मोटरसाइकिल के साथ ज़्यादा मस्ती नहीं कर सकते। अगर आप बहुत तेज़ी से रियर व्हील स्पिन करके एक्सेलरेट करना चाह रहे हैं या स्लाइड करना चाह रहे हैं तो होंडा सेलेक्टेबल टॉर्क कंट्रोल जो है ये किक इन हो जाता है और आपकी जो मस्ती है उसके अंदर व्यवधान डाल देता है। ग्रैब रेल जो है ये पीछे से काफ़ी अच्छी बनाई गई है, लेकिन साइड यहाँ पर इस तरह से बनाई गई है कि आप इसे ज़्यादा अच्छे से यूज़ नहीं कर सकते। सीट बहुत कंफर्टेबल है, लॉन्ग डिस्टेंसेस में आप बड़े आराम से चला सकते हैं। पीछे वाले पिलियन के लिए सीट ज़्यादा ऊंची नहीं है, बड़े आराम से पिलियन बैठ सकता है, लेकिन लेंथ यहाँ पर और ज़्यादा हो सकती थी। तो जब 2 लोग बैठते हैं तो मेरे ख्याल से इतनी बड़ी लंबी चौड़ी मोटरसाइकिल पे ज़रा और लंबी सीट का प्रावधान किया जा सकता था। यहाँ पीछे आपको जो ब्लिंकर्स हैं ये LEDs मिलेंगे, लेकिन ये टेल लैम्प जो है ये अकेला ऐसा एक लिट कंपोनेंट है जो कि बल्ब है। यहाँ पर 5 स्पीड गियरबॉक्स है आपके पास, जो कि मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से बनाया गया है। स्लिपर और असिस्ट क्लच है, तो क्लच एक्शन जो है बहुत लाइट है। सिटी में आप स्टॉप स्टार्ट ट्रैफिक में चलाएंगे तो आपको हाथ में दर्द नहीं होगा, और साथ ही अगर आप बहुत हाई RPM से डाउन शिफ्ट करेंगे तो पीछे हॉप नहीं होगा। तो ये भी एक अच्छी फीचर है। हाफ ड्यूप्लेक्स फ्रेम है यहाँ पर, यानी कि सिंगल डाउन ट्यूब आता है जो कि नीचे आकर के फोक आउट होता है और जा कर के इस पूरे इंजन को सहारा देता है। यहाँ पर ये इंजन जो है स्ट्रेस्ड मेंबर नहीं है, तो यहाँ पर एक एडेड स्टेबिलिटी आप मान सकते हैं कि यहाँ पर आपको मिलती है शैसी से। बॉक्स सेक्शन स्विंग आर्म आपको यहाँ पर मिलता है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का एक सॉलिड शैसी यहाँ पर सेटअप किया गया है। तो जो स्टेबिलिटी है इस गाड़ी की ये काफ़ी अच्छी है और ये एक लॉन्ग लास्टिंग मोटरसाइकिल बन के सामने आएगी, ऐसा मेरा मानना है। यहाँ पर ये सब फ्रेम जो है ये भी काफ़ी खूबसूरती से फिनिश किया गया है। छोटे मोटे कंपोनेंट्स जैसे कि ये फुट पेग्स आगे और पीछे दोनों ही तरफ जो पेडल्स हैं और जो गियर शिफ्टर है, ये सभी चीज़ें यहाँ पर काफ़ी सफाई से फिनिश की गई हैं। यहाँ पर आपको एक हील एंड टो शिफ्टर मिलता है, यानी कि अगर आप इसे ऑफिस यूज़ के लिए भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपके जूते जो हैं वो ख़राब नहीं होंगे, आप हील यूज़ करके इसे शिफ्ट कर सकते हैं। उसके साथ सारी गार्ड भी यहाँ पर आपको इंटीग्रेटेड नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर आपको आपके हेलमेट के लिए भी एक लॉक नज़र आएगा। छोटी छोटी चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखा गया है और ये मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी काबिल तारीफ़ चीज़ है। इसी तरह से यहाँ पर आपको एक USB सॉकेट भी प्रोवाइड किया गया है, जो कि अगर आप ऑन द गो अपने डिवाइस को चार्ज करना चाहते हैं तो उसमें काम आता है। यहाँ पर ग्रिप्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, ओवरऑल फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर आपको हैंडल बार पर बार एंड वेट्स भी मिलते हैं। यहाँ पर स्विच गियर जो है इसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है और यहाँ पर आपको इंजन किल स्विच और इग्निशन साथ में मिलता है। हैज़र्ड लाइट्स के लिए अलग से बटन नज़र आएगा। ये जो सेक्शन है ये ब्लूटूथ कंट्रोल्स के लिए है, डबल हॉर्न, टर्न इंडिकेटर्स और यहाँ पर आपको डे फ्लैशर नज़र आएगा। ये जो बटन्स हैं इनके द्वारा आप यहाँ पर जो आपका एक छोटा सा डिस्प्ले है इसमें टॉगल भी कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको एक और बटन नज़र आएगा टॉगल करने के लिए और साथ ही रीसेट करने के लिए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये इसका यूज़ काफ़ी ईजी बना देती हैं। स्पीडो जो है ये एनालॉग है, काफ़ी सिंपली पुट टुगेदर है और यहाँ पर 160 तक की मार्किंग है। मैक्सिमम आप यहाँ पर 132 तक पहुँच सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर अगर आप फ्यूल टैंक की कैप देखेंगे तो ये हिंज्ड यूनिट है और काफ़ी सफाई से बनाई गई है। क्रोम क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। हैंडल बार की क्वालिटी, पेंट क्वालिटी, ओवरऑल जो मटेरियल्स यहाँ पर सारे यूज़ किए गए हैं इन सभी मटेरियल्स की क्वालिटी। और अगर आप इंजन को भी देखेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर ब्लैक और ये एक जो शेव्ड सिल्वर फिनिश यहाँ पर दिया गया है, ये काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। जो इंजन का क्रैंक केस है ये ग्लॉसी ब्लैक में है और उसके ऊपर एक क्रोम में होंडा की बैजिंग आपको नज़र आएगी। क्रोम का इस्तेमाल काफ़ी जेनरसली किया गया है यहाँ पर। और ये मोटरसाइकिल साइज़ में इस सेगमेंट में जो मोटरसाइकिल्स हैं उनसे ज़्यादा बड़ी है। बेनेली का जो लेंथ है इससे ज़रा ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ओवरऑल इसके जो प्रोपोर्शंस हैं ये काफ़ी बड़े हैं और ये मोटरसाइकिल काफ़ी सब्सटेंशियल है। इसे रोड प्रेजेंस है, जब आप इसे सड़क पर चलाते हैं तो ये काफ़ी बड़ी एक सब्सटेंशियल मोटरसाइकिल बन के सामने आती है। तो अगर आप चल रहे हैं तो अपनी आवाज़ और इसका जो प्रेजेंस है उसके साथ ये मोटरसाइकिल ध्यान आकर्षित करती है और ये देखने में काफ़ी खूबसूरत लगती है। किसी तरह के कोई किच्छी या लाउड एलिमेंट्स यहाँ पर नहीं है। देखने में ये बहुत ही खूबसूरत लगती है और काफ़ी क्लासी लगती है। होंडा की बैजिंग भी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्रोम में फिनिश की गई है और काफ़ी क्लासिली इसे फिनिश किया गया है। अब यहाँ पर जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी ऑप्शंस हैं ये आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन अपने हेडफोन में सुनने के लिए अलाउ करती हैं। और इसके अलावा आपको अगर इसे सिंक करना है अपने फ़ोन के साथ तो आपको होंडा रोड सिंक ऐप डाउनलोड करनी होगी अपने फ़ोन में। और हालांकि ये सिस्टम जो है ये काफ़ी यूजेबल है, लेकिन जब तक आपके पास एक हेडसेट नहीं हो तब तक आप इसे यूज़ नहीं कर सकते। इस मामले में मेरे ख्याल से जो मीटियोर में एक ट्रिपर ऑप्शन है जहाँ पर आपको एक अलग से पॉड नज़र आता है यहाँ पर,
वो ज़रा ईजियर टू यूज़ है और टर्न बाय टर्न नेविगेशन ख़ास तौर पर जो कि यूज़फुल हो सकता है गाड़ी चलाते वक्त, उसके लिए वो एक ऐसी फ़ीचर है जो वहाँ पर आपको ज़रा बेहतर मिलती है। तो ये जो चीज़ है, ये जब तक आपके पास एक ब्लूटूथ ऑडियो सिस्टम नहीं है आपके हेडफोन में, तब तक आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल नहीं रहेगी। एक और ज़रूरी चीज़, यहाँ पर अगर साइड स्टैंड लगा हुआ है तो आपकी गाड़ी जो है वो स्टार्ट नहीं होगी। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो एक सेफ्टी फीचर है, और अगर आप न्यूट्रल में हैं तभी ये मोटरसाइकिल स्टार्ट होगी। अगर आपने इसे गियर में डाल दिया है और साइड स्टैंड लगा हुआ है तो ये देखिए, ये स्टार्ट नहीं होगी। तो ये भी फीचर जो है यहाँ पर एक सेफ्टी के तौर पर दिया है, काफ़ी अच्छा फीचर है। जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पर DLX Pro और DLX वेरिएंट्स मिलते हैं। DLX के अंदर आपको होंडा स्मार्टफोन वॉइस कंट्रोल सिस्टम नहीं मिलेगा, डुअल टोन कलर्स नहीं मिलेंगे और हॉर्न आपको सिंगल मिलेगा। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है, और एक और कलर स्कीम का जो डिफरेंस है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आपको होंडा की 3+3 ईयर्स वारंटी मिलती है, जहाँ पर 3 ईयर्स की स्टैंडर्ड वारंटी है और 3 ईयर्स की आप एक्सटेंडेड वारंटी ले सकते हैं। कलर्स की अगर आप बात करें तो DLX वेरिएंट में आपको प्रेशियस रेड मेटालिक, पर्ल नाइट स्टार ब्लैक और मैट मार्शल ग्रीन मेटालिक सॉलिड कलर्स मिलते हैं, और DLX प्रो में पर्ल नाइट स्टार ब्लैक विद स्पेयर सिल्वर मेटालिक, एथलेटिक ब्लू मेटालिक विद वर्चुअस वाइट और मैट स्टील ब्लैक मेटालिक विद मैट मैसिव ग्रे मेटालिक, ये कलर्स मिलते हैं। एक ज़रूरी चीज़ जो मैं यहाँ पर स्विच गियर के बारे में कहना चाहता हूँ वो ये है कि हमने ये चीज़ मीटियोर में भी देखी कि स्विच गियर बहुत ज़्यादा अर्गोनॉमिक नहीं था। यहाँ पर ये उतना बुरा नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अलग हैं और आपको इन्हें यूज़ टू होने के लिए वक्त लगेगा। तो ये जो जनरली हेडलाइट का हाई बीम और लो बीम होता है, उसका सेटिंग यहाँ पर अलग है। आप इस तरह से करेंगे तो आपका जो लाइट है हाई बीम पर चला जाएगा, वापस पीछे लेंगे तो लो बीम पर आ जाएगा, और फिर इसे आप प्रेस करेंगे तो ये डे फ्लैशर का काम करेगा। तो ये एक अलग सेटिंग है। इसके अलावा यूज़ करते वक्त हॉर्न जो है ये भी बड़ा अजीब सी पोजीशन में महसूस होता है। अगर आप कोई और गाड़ी चलाने के आदत में है तो जनरली आपका हाथ यहीं पर जा कर के पड़ता है, और ये हॉर्न दबाने के लिए, यूज़ टू होने के लिए आपको कुछ वक्त लगेगा। उसी तरह मैंने ये नोटिस किया कि फॉर सम रीज़न ये हज़ार्ड लाइट भी कई बार इनएडवर्टेंटली जल गई थी। तो कई बार जब आप इस बटन को प्रेस करते हैं तो साथ में हज़ार्ड लाइट भी जो है वो 1-2 बार जल गई थी। तो मेरे ख्याल से ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ज़्यादा बेटर हो सकती थी। दिस इज़ नॉट अ डील ब्रेकर, लेकिन जो अर्गोनॉमिक्स हैं स्विच गियर के, हालांकि क्वालिटी बहुत अच्छी है, बट अर्गोनॉमिक्स मेरे ख्याल से ज़रा और बेहतर हो सकते थे। अब दोस्तों, आप में से कुछ लोग ये भी जानना चाहते होंगे कि मीटियोर के मुकाबले कैसी है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप इसे बेनेली इंपीरियल से कंपेयर करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से ये श्रेष्ठ गाड़ी है। और मीटियोर भी इंजन, ट्रांसमिशन, चैसी के मामले में बेटर गाड़ी है। जावा जो है वो एक लिक्विड कूल्ड मोटरसाइकिल है, और वहाँ पर भी परफॉर्मेंस जो है वो इन मोटरसाइकिल्स के लगभग बराबर है, लेकिन टॉप स्पीड यहाँ पर ज़्यादा है। अगर आप स्पेसिफिकली मीटियोर से इसे कंपेयर करें तो मेरे ख्याल से रॉयल एनफील्ड ने स्मूथनेस के मामले में बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। उस गाड़ी का इंजन जो है वो यहाँ से ज़्यादा कीन, यहाँ से ज़रा ज़्यादा स्मूथ लगता है, थोड़ा रेव हैप्पी लगता है, लेकिन ये जो इंजन है ये भी बहुत स्मूथ है। यहाँ पर जो एडवांटेज है आपको वो ये है कि इंजन से जो एक कॉपी बुक रॉयल एनफील्ड बीट जो आती है वो अब यहाँ पर ज़्यादा है कंपेयर टू मीटियोर। यहाँ पर राइडिंग पोजीशन कहीं बेहतर है, लॉन्ग डिस्टेंस राइडिंग के लिए ये मोटरसाइकिल ज़्यादा सूटेबल है, इसकी टॉप स्पीड ज़्यादा है। तो अगर आप ओवरऑल एडवांटेज की बात करें मेरे ख्याल से तो होंडा की जो हाईनेस है ये एक बेहतर मोटरसाइकिल है, ख़ास तौर पर कंफर्ट के मामले में और टॉप स्पीड के मामले में। यहाँ पर इक्विपमेंट भी काफ़ी अच्छा खासा आपको दिया गया है। मीटियोर जो है लॉन्ग डिस्टेंस राइडिंग के लिए बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती है। वहाँ पर मेरे ख्याल से राइडर ट्रायंगल जो है और सस्पेंशन जो है उसमें बेहतरी की ज़रूरत है। कीमतें वहाँ पर यानी कि मीटियोर में 1.75 लाख रुपीज़ से चालू होती है फायरबॉल की, और जाती है जो सुपरनोवा वेरिएंट है वहाँ पर 1.9 लाख रुपीज़ तक। यहाँ पर जो DLX वेरिएंट है वो भी काफ़ी अच्छे से इक्विप्ड है, और 1.85 लाख रुपीज़ का DLX वेरिएंट है और 1.9 लाख रुपीज़ का ये DLX प्रो वेरिएंट है। मेरे ख्याल से अगर आपको इस सेगमेंट में फ़िलहाल कोई गाड़ी ख़रीदनी है तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा होंडा CB350 हाईनेस, बिकॉज़ यहाँ पर कोई भी बड़ा मेंशनेबल फ्लॉ नहीं है। यहाँ पर जो एक टिपिकल इस सेगमेंट का ग्राहक है उसे जो सब कुछ चाहिए बिल्कुल सही तरीके से मिलता है, और सबसे बड़ी बात जो एक लो एंड टॉर्क के साथ बीट चाहिए वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोनाउंस्ड है। इस गाड़ी का जो लेड बैक कैरेक्टर है वो इन सारी मोटरसाइकिल्स में सबसे ज़्यादा प्रोनाउंस्ड है, और उसके बावजूद इसकी टॉप स्पीड सबसे अच्छी है। माइलेज की बात कर लें, बिल्ड क्वालिटी की बात कर लें, एक ओवरऑल जो बिल्ड टू लास्ट बड़ी बाइक की जो फीलिंग आती है उसकी बात कर लें, हर तरह से ये मोटरसाइकिल इस सेगमेंट में जितनी भी मोटरसाइकिल्स हैं उनसे श्रेष्ठ है। तो मोटरॉइड्स का और मेरा रिकमेंडेशन इस सेगमेंट में जितनी भी मोटरसाइकिल्स हैं उनमें रहेगा होंडा हाईनेस CB350।
उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो में आपको होंडा CB350 हाइनेस के बारे में वो सब कुछ जानने के लिए मिला जो आप जानना चाहते थे। उम्मीद ये भी करता हूँ कि आपको जो वीडियो था ये देखने में ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि ये पहला वीडियो है जो हमने 4K में शूट किया है और कुछ अलग तरीके से शूट किया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमें ज़रूर बताइए। अगर विजुअली आपको इस तरह के वीडियोज़ और देखने हैं तो वो भी हमें बताइए। और एक बात जो मैं आपसे हमेशा कहता हूँ वो याद रखिए कि हमें YouTube या फिर किसी और बड़ी टेक का गुलाम नहीं बनना है। आपको अगर हमारे वीडियोस पसंद है तो आप अपनी सर्च के आगे मोटर्स लगाइए, ताकि आपको आपकी पसंद का कंटेंट मिलता रहे और हमें भी आपका सपोर्ट जो है वो बराबर मिलता रहे। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। अगली बार तक के लिए मैं आपका दोस्त अमित आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए रेव हार्ड, रेव फ्री एंड राइड सेफ।